So today we are going to start a new chapter. Chapter number 4. Chapter 4, class 8th geography. And the name of this chapter is Agriculture. Okay. इस एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है? What is basically the correct definition of agriculture? Yes. You can speak in English, Hindi. You can explain it in Hindi. सब खेती करना अंदर तो मैंने नहीं बताया यार। एग्रीकल्चर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होगा? सर एग्री So the branch of biology will deal with the cultivation of plants and animals and rearing of animals. It's called cultivation. कल्टीवेशन नहीं एग्रीकल्चर पूछ रहा हूँ। Sorry, agriculture. एग्रीकल्चर It's में called agriculture. एक बात बताओ, जानवरों को उगाते हो? No sir, rearing. मैं उनका देखभाल करता Yes, हूँ. What different type of agriculture? Husbandry को. Pisciculture और वो कल्चर्स में आ जाता है, वो different type of cultures हैं, ठीक है? Pisciculture फिर तुम्हारा ये फार्मिंग को भी कुछ ऐसे ही कुछ कल्चर कहते हैं, ठीक है? तो हमारा एग्रीकल्चर का बेसिक मीनिंग होता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ठीक है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में बेसिकली हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? और कौन कौन से तरीके का यूज करके एग्रीकल्चर को हम एनहांस कर सकते हैं, ठीक है? उसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर, ठीक है? एग्रीकल्चर मींस एनहांसिंग द वेज ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है? एनहांसिंग द वेज ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स एंड क्रॉप्स। समझ में आ रही है बात? जहां आती है बात क्रॉप्स की, तो क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? क्रॉप्स whatever is the product that we get from the plants are known as crops, होता है शायद, ठीक है? इसके बाद तीन क्रॉप्स हमारे पास होते हैं, एक होता है रबी क्रॉप, ठीक है? फिर आता है खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, और फिर बीच में क्या आता है? ज़ैद क्रॉप। इन तीनों का बताना पड़ेगा क्या? रबी क्या होता है, खरीफ क्या होता है, ज़ैद क्या होता है? बताओ भाई, रबी क्रॉप क्या होता है? रेनी सीजन में उगते हैं। हाँ बताओ बच्चों। खरीफ क्रॉप रबी सर जो विंटर सीजन में लोग सोच के बोलना। यस पक्का? राइस जो हमारा है वो रबी क्रॉप है? यस अच्छा। नो सर खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में रेनी सीजन में होता है ना, वही तो इसने भी किया। बताओ भाई, रबी क्रॉप क्या होते हैं? जो सर विंटर सीजन में होते हैं, जैसे जिनकी बुआई रेनी सीजन में होती है और उनकी कटाई कब होती है? विंटर में होती है, ठीक है? वो होते हैं हमारे रबी क्रॉप्स, ठीक है? उसके बाद आते हैं खरीफ क्रॉप्स, जिनकी बुआई विंटर में और कटाई समर में, ठीक है? उसका मतलब क्या होता है? खरीफ क्रॉप। और जो इन दोनों के बीच में जो क्रॉप्स आते हैं, जो हमारे बोनस क्रॉप्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ज़ैद क्रॉप्स। समझ में आया? एग्जांपल बताओ भाई इसका, रबी क्रॉप का। रबी क्रॉप का एग्जांपल क्या होगा? बताओ साक्षी। तुम खड़ी हो, बताओ। हाँ हाँ। चलो राइस, इसमें लेते हैं राइस, ठीक है? खरीफ में क्या होगा? वीट। बस यही पता है, राइस, वीट और वेजिटेबल। wheat, gram and mustard. इन तीन चीजों की बुआई खरीफ में होती है। और रबी का एग्जांपल क्या होगा बताओ? रबी मिलेट। मिलेट, ठीक है? मिलेट को हिंदी क्या कहते हैं? बताओ भाई। बाजरा। मिलेट का मतलब होता है बाजरा, और मेज का मतलब मक्का या भुट्टा, इसको कहते हैं। समझ में आई बात? बैठो। तुम लोगों को अपने देश में क्या क्या चीजें होती है एक नहीं पता है। और बोनस में क्या क्या रहेगा? वेजिटेबल्स, और फिर क्या होगा? पीनट। फिर तेज बोलो, बोलना है तो। हाँ ठीक है, पल्सेस। पल्सेस तो वैसे हमारे खरीफ क्रॉप्स में ज्यादा आती है यार, लेकिन मान लो चलो बाकी भी तो पल्सेस होती हैं। और लिंसीड, हाँ लिंसीड हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? अरे भाई और चीज नहीं जानते हो क्या? पी तो हो गया ना, पीनट्स भी एक ही चीज है। मटर, मूंगफली को हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीनट्स। हो तो गया। पी
ठीक है? तो वेजिटेबल और पी का वो वाला भी तो हिस्सा होता है जो हम लोग खाते हैं जिसमें जिससे छोले बनते हैं, मटर। ठीक है? तो ये वाले हिस्से होते हैं हमारे क्रॉप्स के। ठीक है? ये है क्रॉप्स की डिफरेंशिएशन कि किस सीजन में क्या होता है। ये होता है रेनी टू विंटर, रेनी टू विंटर। फिर ये होता है विंटर टू समर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है? और विंटर टू समर ये होता है मिडल। ठीक है? समझ में आ रहा है? ये होते हैं हमारे क्रॉप्स। ठीक है? यही होता है हमारे एग्रीकल्चर का जो डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ऐसे ही कैटेगराइज हम करते हैं। समझ में आ रही है? कोई परेशानी किसी को? पीछे समझ में आ रहा है? Okay. This transformation from a plant to finished product involves three types of economic activities: primary, secondary and tertiary activities. ठीक है? तीन टाइप की एक्टिविटीज में इसको हम कैटेगराइज करते हैं। एक होता है प्राइमरी एक्टिविटी, फिर दूसरा होता है सेकेंडरी, तीसरा होता है टर्शियरी। ठीक है? Primary activities include all those connected with extraction, production of natural resources, agriculture, fishing, gathering are good examples. ठीक है? ये जितने भी काम है ये हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। ठीक है? तो अब इसको इसके बाद हमने एग्रीकल्चर को तीन टाइप्स में डिवाइड किया। ठीक है? एग्रीकल्चर को नहीं, जो वर्क होता है या एक्टिविटीज जो होती है हमारी उनको हमने तीन टाइप्स में डिवाइड किया। समझ में आ रहा है ना? बताओ, मुंह में आवाज नहीं आ रहा है? देखो, ये हमारी एक्टिविटीज जो होती है, एक्टिविटीज का मतलब होता है क्या? एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? इनको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। काम को तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अम्बेश सही। पहली होती है क्या? प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब क्या? जो नॉर्मल काम होते हैं। ठीक है? फिर बीच में क्या आता है? सेकेंडरी। साक्षी से तुम्हारी आवाज कर रही है। और तीसरा टर्शियरी। ठीक है? तो ऐसे ही नाम से ही पता चल जा रहा है ये प्राइमरी है। प्राइमरी का मतलब जो बहुत जरूरी है करना, सेकेंडरी का मतलब जो इससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंस हो, और टर्शियरी का मतलब इन दोनों से कम इंपॉर्टेंस वाला टर्शियरी। ठीक है? तो इसमें जो हमारा आता है वो आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्यों प्राइमरी है भाई? बिकॉज इट इज अ मेन नीड ऑफ एवरीवन। ठीक है? इसके बिना अगर ये ना हो तो हम अपनी लाइफ में नहीं कुछ कर सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर नहीं होगा तो हमारे पास क्रॉप नहीं होंगे, क्रॉप नहीं होंगे तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। ठीक है? और बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होंगे जो खेतों में काम करते हैं जिनको पैसे नहीं मिलेंगे और वो उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ठीक है? एग्रीकल्चर के बाद आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? उगाना भी कह सकते हैं। कुछ नए सामान अगर बन रहे हैं तो उनको और अच्छे से बनाना और ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना इज नोन एज प्रोडक्शन। ठीक है? मान लो हमें सोप चाहिए। ठीक है? तो सोप के बिना क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, सोप के बिना हम बात नहीं ले सकते। ठीक है? हमें कम से कम 3 दिन पे एक बार सोप चाहिए ही चाहिए। ठीक है? तो अगर सोप की प्रोडक्शन नहीं होगी तो हम बात नहीं कर पाएंगे, हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिजीज के चपेट में आ सकते हैं। ठीक है? आ सकते हैं ना? तो प्रोडक्शन इसलिए प्राइमरी है क्योंकि प्रोडक्शन के बिना भी हमारा काम नहीं चलेगा। होगा? समझ में आ रहा है? नीतू गायब हो गई आज। ठीक है? ये समझ में आया? एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बाद होता है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? निकालना। बताओ भाई वैभवी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन? क्या होता है? अरे बताओ। रॉकेट के बारे में थोड़ी पूछ रहे हैं, ये तो एक्सट्रैक्शन अभी पढ़ा है ना मिनरल्स में पूरा। कल कहाँ थी? हमको ही पता है एब्सेंट थी, लेकिन क्यों एब्सेंट थी इसका रीजन? मेरे हाथ में बहुत दर्द था। हाथ से पढ़ना था, हाथ से चल के आना था। फिर बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन ऋतु? एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बताओ भाई पूरी। जैसे हम लोग लाइफ का एग्जांपल लेते हैं, उसको हम लोग सेपरेट करके उसके बाद तो बताओ भाई बिच्छू।
निकालना। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? निकालना। निकालना। अगर कोई चीज अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट है तो उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन के थ्रू ही तो हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में पता चलता है। बताओ, अगर नेचुरल रिसोर्सेज अगर कोल हमें नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे? कोल के बिना क्या हमें हीट प्रोड्यूस कर पाते हैं आज से 100 साल पहले? कोल था तभी हमारे पास हीट एनर्जी थी। कोल की वजह से हमारे घर में कुकिंग होती थी। उसके बाद फिर बिजली का प्रोडक्शन भी कोल से होता था, है ना? तो इन सारी चीजों के लिए हमारा एक्सट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मिनरल एक्सट्रैक्शन या एक्सट्रैक्शन ये सारे कितने किसमें आते हैं? प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटीज का मतलब समझ में आ गया? ऐसे काम जो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। समझ में आ रही बात? इसके बाद आता है फिशिंग, गैदरिंग, ये सब इसी में आता है। फिशिंग का मतलब यही मैं बता दूं बेकार। गैदरिंग, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? प्राइमरी एक्टिविटीज है। समझ में आ रहा है? देखने से पहले यहाँ देख तो लो, ठीक है, याद नहीं रखना। ठीक है, एग्रीकल्चर, प्रोडक्शन, एक्सट्रैक्शन, फिशिंग, गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को इकट्ठा करना। ठीक है, अगर चावल के दाने हैं उसको भी इकट्ठा नहीं करेंगे तो कहां से बना पाएंगे? एक दाना बनाओगे क्या तुम लोग? एक दाना बना लोगे चावल को? ठीक है, उसको गैदर करते हैं तभी तो एक बार में हम उसका यूज कर पाते हैं। कर पाते हैं ना? बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको गैदर करने के बाद ही हम यूज कर पाते हैं। गेहूं के एक दाने को पसवाने जाओगे तुम लोग? ठीक है, इसीलिए जब उसको हम गैदर करते हैं तो फिर गैदरिंग करने के बाद उसकी सफाई की जाती है, फिर उसके बाद वो जाता है आगे की प्रोसेस में। समझ में आ रहा है? तो ये है हमारा प्राइमरी सर्विस। अब प्राइमरी एक्टिविटीज के बाद आता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या? जो इनसे कम इंपॉर्टेंस रखता होगा वो हमारे सेकेंडरी एक्टिविटीज में आएगा। ठीक है, तो देखो, secondary activities are concerned with the processing of these resources. Manufacturing of steel, baking of bread, weaving of cloth are the examples of this activity. ठीक है, यानी कि हमारा आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, वीविंग और क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, वीविंग और बेकिंग। अब ये है हमारी सेकेंडरी सर्विसेज। अब देखो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, अब ये अगर हमें नहीं मिलेगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग कुछ दिन के लिए रुक जाती है तो हम अपने पुराने रिसोर्सेज का यूज करके ये काम कर सकते हैं। ठीक है, वीविंग है, क्लोथ नहीं मिलेगा तो हमारे आदिवासी भी तो नाम रहेंगे भाई, आदिवासी रहते ही तो थे प्लांट्स का, लीव्स का यूज करके। ठीक है, उसके बाद आ रहा है बेकिंग। बेकिंग के बगैर भी हम रह सकते हैं, हम रॉ चीजें खा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनका कम इंपॉर्टेंस है इसलिए ये सेकेंडरी में रखी जाती है। समझ में आ रहा है पीछे? तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? समझ में आया? नहीं बोलोगे? बोलिए। तो ये है सेकेंडरी। ठीक है, यानी कि इन प्राइमरी से कम इंपॉर्टेंस सेकेंडरी का होता है। अब इन दोनों बोलो, अब सबसे कम इंपॉर्टेंस वाले आते हैं टर्शियरी में, क्योंकि ये दोनों हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब इनसे भी गए हुए जो काम है वो किसमें आएंगे? टर्शियरी एक्टिविटीज में। ठीक है, तो टर्शियरी में बेसिकली हमारा आता है ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, ठीक है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, जैसे कि ले लो हमारा आ जाएगा बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, ये सारे जो काम है टर्शियरी एक्टिविटीज है। ठीक है, अगर बैंक नहीं होगा तो अपना अपने घर में भी अपना पैसा रख सकते हैं। ठीक है, बैंक हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंपॉर्टेंट तब होता है जब हम मनी की सिक्योरिटी देखते हैं। ठीक है, जब मनी की सिक्योरिटी की चीजें हमें नहीं चाहिए, बैंक की हमें जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, हम अगर इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हुए हैं तो हमें एडवर्टाइजिंग की भी जरूरत नहीं है। अब मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा कि मैं पीएच सर हूं, मैं यहाँ ये करता हूँ वो करता हूँ, मैं घर पे सो के उठ जाता हूँ, इस चीज की एडवर्टाइजिंग करूंगा? नहीं करूंगा ना। तो दैट इज व्हाई दीज आर टर्शियरी एक्टिविटीज एंड दीज आर नॉट हैविंग as importance as the primary or the secondary activities are having in our life. आ रही बात समझ में? Yes sir. पक्का? Yes sir. ये हो गया हमारा एक्टिविटी प्राइमरी। Agriculture is a primary activity. It includes growing crops, fruits, vegetables, flowers, rearing of livestock. In the world, 50% of the persons are engaged in agricultural activity. 2/3 of India's population is still dependent on agriculture. ठीक है? पूरे वर्ल्ड में 50% लोग ऐसे हैं, यानी कि अगर इस अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो 7 बिलियन है,
तो 3.5 बिलियन लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, और इंडिया में 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर। समझ में आ रहा है Yes, sir. क्यों एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है? इसका रीजन बताओ, बताइए, बताओ भाई, आयुष बताओ, why 2.3% of India's population is dependent on agriculture? सर क्योंकि फार्मर्स खेती करते हैं और अगर हम लोग को अगर खाना नहीं मिलेगा तो हम लोग खेती नहीं कर सकते। अरे ठीक है, लेकिन ये आंसर थोड़ी ना हुआ। मेरा मतलब ये है कि 2/3 of the total Indian population is why dependent on agriculture. सर क्योंकि सर इंडिया की आधी पॉपुलेशन सर विलेजेस में रहती है और Exactly. हमारी जो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन है वो विलेजेस में रहती है और उनके पास खेती करने के सिवा कोई और काम नहीं है, क्योंकि इंडिया में उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है, नीचे कर लो, इतने ठंडे नहीं लग रही है, ठीक है, तो इसकी वजह से ही हमारे इंडिया के ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, ठीक है, इवन सम ऑफ द टीचर्स, सम ऑफ द पीपल हु आर ऑन द बिग पोस्ट, देयर फैमिली इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, ठीक है। घर में क्या होता है, कई बार किसी किसान का बेटा आईएएस निकाल लिया तो वो आईएएस बन गया, बट उसकी पूरी फैमिली का जो बैकग्राउंड है वो फार्मर ही तो है, Yes, sir. ठीक है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है, इवन आई आल्सो बिलोंग टू अ फार्मर फैमिली, ठीक है, even I also belong to a farmer family because my ancestors were farmers and nowadays also my grandfather is also a farmer, ठीक है, समझ में आ रही है बात? Yes, sir. भाई फार्मर नहीं जमींदार, अब लोग किसान मत समझ लेना कि लोग खेत में काम करते हैं, ठीक है, ये समझ में आया? Yes, sir. फार्मिंग की जो हमारी क्या कहते हैं एक्टिविटी है, फार्मिंग कह लो, एग्रीकल्चर कह लो, ये हमारे इंडिया का राष्ट्रीय पेशा है ना, Yes, sir. नेशनल क्या कहते हैं उसको, नेशनल जॉब कहते हैं ना लोग, जय जवान जय किसान, जो बॉर्डर पे सेवा करता है उसकी भी उतनी इंपॉर्टेंस जितनी खेतों में सेवा करता है ना, क्योंकि अगर खेतों में खेती नहीं होगी तो हमें खाने को नहीं मिलेगा, और अगर जो सोल्जर है हमारे वो अगर बॉर्डर पे तैनात नहीं रहेंगे तो हमारे लिए जीने का कोई मायना नहीं है, ठीक है, जी नहीं पाएंगे वो लोग, अगर कि हमें कब खत्म कर जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, है ना, समझ में आ रहा है? Yes, sir. या तो भूख से मरिए या गोली से मरिए, ठीक है ना, मान को मुंह पे गोली मारेगा शाही, तुम्हें हो क्या है? सर हम भाग जाओगे बेटा, मुंह रास्ते मारेगा, यहाँ से निकलेगा पीछे से। बच जाएंगे। Favorable topography of soil and climate are the vital for agriculture. अब देखो एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, वो इसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस फॉर एग्रीकल्चर। अब बताओ क्या क्या चीजें एग्रीकल्चर के लिए या किसी भी क्रॉप को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक करके बताओ भाई, सलोनी बताओ। सबसे पहले सॉइल, सॉइल का मतलब क्या, कोई भी, अरे मिट्टी पता है, बालू की मिट्टी है, फर्टाइल सॉइल, ठीक है, फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी नहीं आयुष, फर्टाइल सॉइल, The fertile को इंग्लिश में क्या होगा? अरे हम जानते हैं, I have made a rule for speaking English ना, Yes. कौन था रेड वाला, एक ना, पांच रुपए वसूल लेना सबसे, हाँ भाई, दूसरा Adding manure. manures and fertilizers, manures and fertilizers, अब fertilizers में बहुत पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड सब कुछ आ जाता है, ठीक है, बैठो सलोनी, बताओ। Just climate, proper climate. वेदरिंग कंडीशन, यही कहते हैं ना, Yes. वेदरिंग कंडीशंस, बैठो बोलो, और बताओ, वीडिंग कौन बोल रहा है, खड़े होके बोलो, सर वीडिंग वीडिंग, यस सर। सर जो मतलब वेस्ट मटेरियल सर जो मतलब हर मतलब घास होते रहते हैं सर, वीड्स, रिमूविंग ऑफ वीड्स, यस वीडिंग। लो भाई वीडिंग भी, इरिगेशन और क्या इंपॉर्टेंट है, इरिगेशन इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब क्या होता है बताओ ऋतु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन, बताओ पूरी,
बेटा बहुत पीटेंगे अगर बताया उसको। बताओ पूरी बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन? बताइए। सर जो फसल होती है फसल्स की फसल, सर उसमें जो अलग से वो प्लांट्स निकल जाते हैं, मतलब उनको कहते हैं हम इरिगेशन, है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरिगेशन शर्मा? बस 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 वो करते रहो। हाँ? Sir, giving appropriate amount of water to the. Is known as irrigation. Providing the appropriate amount of water to the crops or the agriculture. ठीक है, जो भी चीजें हम उगा रहे हैं उसके हिसाब से अगर पानी नहीं दिया जाएगा तो वो या तो खत्म हो जाएगा या तो फिर प्रॉपर ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें इरिगेशन का मतलब होता है प्रोवाइडिंग वाटर। ठीक है, ये 4-5 चीजें ये फेवरेबल कंडीशंस में आती है किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। समझ में आया? हाँ, सर बोएंगे नहीं। सोइंग वगैरह तो बात की, तो प्रोसेस है ना एग्रीकल्चर के, ये कंडीशंस चाहिए हमें अगर कोई भी क्रॉप को ग्रो करना है। समझ में आया? क्यों भाई, इरिगेशन के बारे में नहीं पता तुम्हें? अभी खेत में दर्शन दिए हो, गए हो खेत में, क्या कर रहे हो? क्या करने गए हो खेत में भाई? जाया करो ना, देखा करो भाई फार्मर्स कैसे काम करते हैं, उनको जानने की कोशिश किया करो। ठीक है, क्योंकि जिस चीज को तुम खाते हो, ठीक है, जिस चीज को खा रहे हो उसके बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम क्या ही खा रहे हो भाई? इसका मतलब तुम्हें सांप दे दिया पकड़ के तुम सांप भी खा लोगे चाइनीज की तरह से, ऐसे पकड़ के नूडल्स, है ना? सांप का नाम ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेवरेबल कंडीशंस। फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल सॉइल का मतलब क्या होता है बताइए? एक मिनट बताओ साक्षी से। सर जिसपे हम क्रॉप्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? उगाना। प्रिजर्व का मतलब ये होता है स्टोर करना या सेव करना। ठीक है, मैंने इस मोबाइल को प्रिजर्व कर लिया, यानी कि इसको चारों तरफ से टेप वेप लगा के बिल्कुल सेव कर दिया। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को स्टोर करना बहुत कायदे से। बचाना और सेव करने में अंतर क्या है भाई? बताओ भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्टाइल सॉइल? सलोनी। सर जैसे हम क्रॉप्स को आई मीन फर्टाइल सॉइल कहेंगे किसको हम? सर क्रॉप्स को बताने दो एक आदमी। जिस मिट्टी में ह्यूमस का प्रेजेंट, जिस मिट्टी में ह्यूमस प्रेजेंट हो, जिस मिट्टी में प्रॉपर मिनरल्स प्रेजेंट हो, जिस मिट्टी में प्रॉपर ग्रोइंग जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट हो, उनको क्या कहेंगे? फर्टाइल सॉइल। बैठो सर रॉक्स भी नहीं है उसमें, मैंने रॉक्स नहीं करना ना। रॉक्स जहां आए, जहां सैंड के टुकड़े आए या रॉक्स के टुकड़े आए, वहां पे फर्टिलिटी रही कहां? फर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई भी अनवांटेड चीजें इसमें प्रेजेंट ना हो। ठीक है, ह्यूमस होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए और फिर जितने भी मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, वो सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? फर्टाइल सॉइल। और सबसे फर्टाइल सॉइल कौन सा होता है? सबसे फर्टाइल सॉइल किसको कहते हैं? 4-5 तरीके के सॉइल हम लोग पढ़े हैं ना? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल, अरे पता नहीं कौन सा एक होता है, ब्राउन सॉइल। ठीक है, सी होराइजन, बी होराइजन, ये सब होता है ना? चलो बताओ, which is the most fertile soil? हर्ष नहीं आया ना? बताओ बताओ। Black soil. Black soil is most fertile soil that is found on earth. क्यों black soil को हम इतना प्रायोरिटी देते हैं? क्यों black soil को सबसे ज्यादा फर्टाइल माना जाता है? बताओ शिवम। तो ह्यूमस का प्रेजेंट सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, ये टॉप पे नहीं होता है, ये मिड में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे पहले आता है क्या? टॉप सॉइल, फिर क्या आता है? बताओ आज तुम लोग की साइंस देखी है एग्रीकल्चर पढ़े थे ना? टॉप सॉइल के बाद होता है सब सॉइल। सब सॉइल का मतलब क्या? जो सेकंड लेवल होता है, सेकंड लेयर। ठीक है, इसके बाद क्या आता है? बेडरॉक, इसके बाद सीधे बेडरॉक आएगा। बेडरॉक, इसके बाद होराइजन्स होते हैं, सी होराइजन, बी होराइजन, फिर ए होराइजन होता है ना? उसके बाद नीचे आता है बेडरॉक। आता है?
तो जो सब सॉइल होता है, सब सॉइल के आधे लेयर्स में से ही हमारा ब्लैक सॉइल जहां प्रेजेंट होता है वहां की कल्टीवेशन प्रॉपर होती है। ठीक है, ब्लैक सॉइल हमारे वीट और राइस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे अरे पहले बोल तो मैंने दिया करो। ठीक है, तो ये वीट और राइस के लिए इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि वीट को सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हमारे वीट को नहीं मिलेगा तो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्लैक सॉइल की इंपॉर्टेंस। ब्लैक सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल दैट वी आर गेटिंग ऑन अर्थ एंड इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी बाय 70 to 85%। ठीक है, अगर उस जगह की फर्टिलिटी हमारी 60% है तो इस चीज को वो 70 से 85 तक इंक्रीज कर देता है। समझ में आ रहा है? यस सर। अब बताओ, ये जो दूसरी चीज है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? मैन्योर की इंपॉर्टेंस क्या होती है बताओ Kambesh? What is the importance of manures? Manures is important to take so plant को grow करने के लिए और सब। ठीक है, सर और कुछ बताओ। सर प्लांट्स को जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं सर मैन्योर प्रोवाइड करता है, ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है। बताओ दीक्षु। सर मैन्योर प्लांट को सर प्रॉपर अमाउंट में ह्यूमस और सारे मिनरल्स प्रोवाइड करता है और फर्टिलाइजर सर एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट जो प्लांट के पास नहीं होता है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, तो न्यूट्रिएंट्स जो पहले बोल रहे हो वो भी तो वही चीज प्रोवाइड करा रहा है ना भाई। अरे तो सर ह्यूमस वो सारे न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर देखो, फर्टिलाइजर जो होता है ना, फर्टिलाइजर प्लांट को बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाता है क्योंकि फर्टिलाइजर बेसिकली केमिकल होता है। ठीक है, और मैन्योर या खाद जिसको कहते हैं, ठीक है, खाद बेसिकली क्या होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या? जो हम लोग घर पे बनाते हैं या फिर जो ऑर्गेनिकली प्रेजेंट होता है, जो नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, जैसे काउ डंग। ठीक है, काउ डंग के जब मैन्योर्स का यूज करते हैं तो केवल न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगर फर्टिलाइजर डाल दोगे तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ केमिकल कंपोनेंट उसमें मिक्स हो जाएगा और जो तुम फ्रूट उसे खाओगे वो पॉइजनिंग का कारण बन सकता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो बेसिकली मैन्योर्स का इंपॉर्टेंस ये है कि वो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स को बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में, जितना अमाउंट में उस क्रॉप को चाहिए उतने ही अमाउंट में वहां पे पहुंचाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मैन्योर होती है क्योंकि मैन्योर हमें ऑर्गेनिकली मिल जाता है। ठीक है, हम इसे ऑर्गेनिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अगर हम यही फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे तो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकली प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, और इसी की वजह से हमारे केमिकल्स का जो प्रेजेंस है इस प्लांट में वो ज्यादा हो जाता है। तुम्हारी जो फर्टिलिटी हो तो इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तुम्हारे जो क्रॉप का डिजायर है वो भी बढ़ जाएगा। बट क्या होगा कि फर्टिलाइजर की वजह से उसमें केमिकल का प्रेजेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। कई बार देखते हो कि लोग इंजेक्शन लगा देते हैं, इंजेक्शन में इतनी बड़ी लौकी लगी सुबह तक इतनी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो वो केवल होता है हमारा केमिकल होता है। और किस केमिकल का यूज करते हैं किसी को पता है? किसका यूज करते हैं? हाँ, फर्टिलाइजर ही होता है वो भी। यूरिया। यूरिया तो डालते हैं ना पौधों में, यूरिया तो खैर ठीक है, चलो यूरिया डाल रहे हैं। किसी ने कार्बाइड का नाम सुना है? कार्बाइड। कार्बाइड डाल दिया, कार्बाइड डाल दिया। लोग कहते हैं ना ये कार्बाइड वाला सेब है इसको मत खाना। कहते हैं ना कार्बाइड इज अ व्हाइट कलर्ड केमिकल व्हिच इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग द साइज ऑफ एनी क्रॉप। ठीक है, किसी भी क्रॉप की साइज को इंक्रीज करने के लिए हम कार्बाइड नामक केमिकल का यूज करते हैं। ठीक है, बेसिकली वो कैल्शियम का कार्बाइड होता है क्योंकि वो बहुत जल्दी उसको इंक्रीज कर देता है। समझ में आ रहा है? वैक्स की तरह हो जाता है ना, वैक्स की तरह। वैक्स की तरह नहीं हो जाता है। अगर इतना बड़ा कोई भी तुम्हारा क्रॉप है तो उसकी साइज को इंक्रीज कर देगा। हाँ, तो उसके ऊपर वैक्स की तरह लेयर्स नहीं। भी आता है। व्हाइट कलर के लेयर्स होते हैं, वैक्स नहीं होता है। जैसे हमारे ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, बिल्कुल वैसा हो जाता है। ठीक है, एक बार देखना जो सेब वगैरह होते हैं, एप्पल्स के ऊपर व्हाइट कलर की लेयर जम जाती है जो कार्बाइडेड एप्पल्स होते हैं। ठीक है, तो वो समझ जाना देख करके कि वो केमिकली बढ़ाए गए हैं। ठीक है, हमारे इस एरिया में एप्पल कहीं होता नहीं है तो उसको जल्दी उगाने के लिए या उसकी कल्टीवेशन को और ज्यादा बड़ा करने के लिए इस कार्बाइड का यूज किया जाता है। ठीक है, वाटरमेलन भी हमारे एरिया में बहुत कम होता है। ठीक है, तो वाटरमेलन की साइज को इंक्रीज करने के लिए उसका यूज करते हैं, कैबेज को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। बोलो भाई। यस सर। वैभवी शुक्ला, समझ में आ रहा है? सर यहाँ बताया ना। ये नहीं समझ में आया? क्यों?
ये हम यही बता रहे हैं कि इस केमिकल का यूज करके हम किसी भी प्लांट की, किसी भी क्रॉप का, किसी भी फ्रूट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 2 किलो की लौकी है और तुम्हें सुबह तक 5 किलो की चाहिए तो बस कार्बाइड लगा दो, सुबह तक 5 किलो की हो जाएगी। सर ये केमिकल इसमें मिक्स होता है, इसमें केमिकल मिक्स होता है। नहीं, केमिकल मिक्स नहीं होता, बाहर से मिक्स किया जाता है। हाँ तो सर अगर प्लांट को अगर इसमें डाल, अगर इसको प्लांट ग्रो करने में लगाते हैं तो उसमें प्लांट की ग्रोथ भी बढ़ जाती है। नहीं, हाँ बढ़ती तो है पर उसमें कोई और जैसे अब पॉइजन नहीं होता है क्या उसमें? क्यों पॉइजन नहीं होगा? अब तुम जैसे आप कार्बाइड, बताएं कि फर्टिलाइजर में बहुत ज्यादा केमिकल होता है। हाँ ठीक है, तो कार्बाइड भी एक तरह का फर्टिलाइजर है जो किसी भी प्लांट की साइज को इंक्रीज कर दे रहा है। अब ये बताओ तुम्हें नेचुरली उगने वाला प्लांट चाहिए या फिर कार्बाइड से उगने वाला? कार्बाइड एक केमिकल ही तो है एट लास्ट, बोलो। कार्बाइड एक केमिकल ही तो है। हमने 2 किलो की लौकी को 5 किलो का कर दिया कार्बाइड का यूज करके, तो उसमें जरूर कहीं ना कहीं पे केमिकल का प्रेजेंस होगा। ठीक है, जो उसकी जो इंक्रीजिंग रेट थी उसको इंक्रीज कर दिया तो वो जल्दी बढ़ गई। अब उसको खाओगी तो फिर 2-3 दिन घर पे रहना आराम से। हाँ तो वही हम पूछ रहे थे कि अगर होता है फूड पॉइजनिंग, इसी से तो होती है भाई। जरूरी थोड़ी है कि फूड पॉइजनिंग का मतलब किसी ने जहर ही खा लिया। ठीक है, फूड पॉइजनिंग ऐसे भी होती है। समझ में आ रहा है? कोई परेशानी है? चलो आज बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब आज के होमवर्क की बात अगर हम करते हैं, बैठो। चलो पहले एक क्लास वगैरह पढ़ लिया जाए। Favorable topography of soil and climate are the vital conditions for agricultural activity. The land on which the crops are grown is known as arable land. ठीक है, इसको हम arable land कहते हैं। In the map you can see that the agricultural activity is concentrated in those regions of the world where suitable factors for the growing crops exist. Suitable factors का मतलब क्या? ये समझ में आ रहा है? जहाँ ये चीजें एग्जिस्ट करेंगी वहाँ सबसे ज्यादा क्रॉप्स का कल्टीवेशन होगा और उस एरिया में सबसे ज्यादा क्रॉप्स होंगे। समझ में आ रहा है? अब तुम चाहो कि गोरखपुर में कोई क्रॉप ग्रो कर जाए और वो भी ऐसे एरिया में जहाँ बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन है, तो वहाँ पे क्या उगेगा क्या? क्योंकि वहाँ की जमीन का जो मिनरल है वो हमने पहले एक्सट्रैक्ट कर लिया है और इस वजह से उसको हम फिर प्रॉपर कंडीशंस प्रोवाइड नहीं कर पाए। समझ में आ रहा है? गांव में पूरा प्रॉपर कंडीशंस प्रेजेंट होती है, इसलिए वहाँ पे वो सारे चीजें ग्रो कर जाती है। समझ में आ रही है बात? अब आता है एग्री, सेरी, बिस्सी, बिट्टी, हॉर्टी। अब ये 4-5 तरह के कल्चर्स हैं, ठीक है, जो हमारे आदरणीय शिवम जी ने बताए थे। ठीक है, कि रियरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ फिशेस, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। ठीक है, एग्रीकल्चर द साइंस ऑफ सॉइल, रेजिंग द क्रॉप्स एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, सेरीकल्चर कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ फार्मर। ठीक है, सिल्कवॉर्म्स को पालना, ठीक है, जिससे उनको सिल्क मिल सके। उसके बाद आता है हमारा पिसीकल्चर। पिसीकल्चर का मतलब होता है फिशेस। ठीक है, क्योंकि जो फिश का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है फिशीज, PISCES। ठीक है, फिर आता है विटिकल्चर, ग्रेप्स का कल्टीवेशन। हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज। समझ में आ गई बात? तो आज इतना ही रहता है। ठीक है, फिर आता है हमारा फार्म सिस्टम, इसको हम कल पढ़ेंगे। हेलो, व्हाट इज द डिस्कशन गोइंग ऑन देयर? So you have to find out, homework है आज का हमारा ये, find out the names of different crops which require special conditions. अब ये किसको समझ में नहीं आया? इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे क्रॉप्स के नाम लिखने हैं जिनको स्पेशल कंडीशंस देनी पड़ती है ताकि वो ग्रो कर सके। ठीक है, जैसे सारे क्रॉप्स को स्पेशल कंडीशन। ऐसे कैसे भाई? कई सारे क्रॉप ऐसे होते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में उग जाते हैं। मैंगो ले लो, मैंगो लगाओ तो तुम्हारे एनवायरमेंटल कंडीशन में वो उग जाएगा। एप्पल, वाटरमेलन, उनको सैंडी एरियाज चाहिए। एप्पल को बहुत ज्यादा ठंड चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके। ठीक है, ऐसे क्रॉप्स बताने हैं और क्रॉप्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बतानी है। ठीक है,